तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज कहानियों में आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की कहानियों में आपको कुछ कहानियाँ ऐसी मिलेंगी जिसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। वैसे मेरी माने तो यकीन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इन कहानियों पर यकीन होने लगा तो ज़िंदगी में डर के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ, महेश के साथ, महेश के साथ, महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम पीयूष है। मैं पाली राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बात कम से कम 40 या 45 साल पुरानी है, जब मेरे दादा पाली से अजमेर तक की ट्रेन चलाया करते थे। उन दिनों कोयले वाले इंजन हुआ करते थे। मेरे दादा ट्रेन के ड्राइवर थे। खैर, एक दिन की बात है जब मेरे दादा अपनी जॉब पर थे। उस वक्त उन्हें दादी का कॉल आया। उस समय मेरे पिताजी छोटे थे। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा था। दादी ने दादा को अर्जेंट बुलाया तो दादा लेट नाइट पाली के लिए रवाना हो गए। उन दिनों कम घर हुआ करते थे, चारों ओर जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो ठीक दादाजी अंधेरे में अपने घर जा ही रहे थे तो रास्ते में कुछ दूर चलते हुए दादा को अपने एक दोस्त मिले। उन्होंने उसे गले लगाया और राम राम की। उन्होंने पूछा कि कैसे हो, तबीयत वगैरह सब ठीक है? तो दादा के दोस्त ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ आपका सब कुछ ठीक चल रहा है? दादा ने पिताजी की तबीयत के बारे में बताया और जल्दी से आगे निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने पिताजी की तबीयत की जांच की। थोड़ी देर बाद वो चाय पीने बैठे। उस वक्त उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि पड़ोस में रोने की आवाज़ आ रही थी। दादा ने दादी से पूछा, ये रोने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? दादी ने बताया कि आज सुबह ही आपके दोस्त की मौत हो गई। ये बात सुनकर दादा के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दादा ने दादी से कहा कि घनश्याम तो मुझे अभी मिला था। दादी एकदम हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आज सुबह ही चल बसे। दोस्तों दादा तुरंत उठे और पड़ोस के घर पर गए। वहां उन्होंने पहुंचकर जो पाया उससे वो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो पूरी रात बस यही सोचते रहे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी पीयूष की कहानी। शायद मैंने इस तरह की कहानी पहले भी सुनाई है, तो हाँ, एक ने तो इस बारे में बताया था। बाकी आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की कोई घटना किसी के भी साथ घटी होगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम स्वास्तिक जोशी है। मैं उड़ीसा से हूं और मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो शायद 1999 की है, जिसके बारे में मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारे गांव मूरी बहल से। दोस्तों वहां एक घर में एक बाप और उसका बेटा 2 लोग रहते थे। वो दोनों काला जादू किया करते थे। इसी तरह उन्होंने एक दिन एक 18 साल की लड़की के ऊपर ऐसा काला जादू किया कि उसको कुछ ही देर में उन्होंने अधमरा कर दिया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि लोगों को देखने में ऐसा लगे कि जैसे वो लड़की मर चुकी हो। इन सब के बाद उस लड़की के घर वाले अचानक उसको बेहोश होता देख तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देरी कर दी, लड़की मर चुकी है। सब के सब फूट फूट कर रोने लगे। सबने मिलकर उस लड़की को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद वो दोनों बाप बेटा रात को तकरीबन 12 बजे जहां उस लड़की को दफनाया था वहां पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से खोद कर उस लड़की को बाहर निकाला और काला जादू करके उसको जिंदा कर दिया। उनका मानना था कि वो अपने देवता के लिए उस लड़की के शरीर का कुछ खून और एक हिस्सा चाहिए, लेकिन उस वक्त उसे काटने के लिए उनके पास कोई चाकू नहीं था। दोनों ने देखा
कि लड़की की हालत कहीं जाने की नहीं लग रही। बस यही सोचकर वो दोनों अपने घर चाकू या कुछ धारदार चीज लेने के लिए निकल पड़े। इसी बीच लड़की को थोड़ा होश आया तो वो घसीट घसीट कर अपने घर तक आ पहुंची। उस वक्त घर के सभी लोग मातम मना रहे थे। वो लड़की घर का दरवाजा खटखटाने लगी और अपने घर वालों का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगी। सब के सब डर गए कि ये तो उसी लड़की की आवाज थी जिसको अभी कुछ ही घंटों पहले दफना के आए थे। सबके सब डर के मारे पसीना पसीना हो गए। इसके बाद वो अपनी माँ को रो रो कर बुलाने लगी। उसकी माँ ने जब भावुक होकर घर का दरवाजा खोला तो दरवाजे के खुलते ही सबके सब हैरान हो गए। सब सोच में थे कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। वो उस वक्त मिट्टी से सनी हुई थी। वो घसीटते हुए घर के अंदर आई तो सब डर के मारे पूछने लगे। फिर लड़की ने बताया कि मुझे हमारे गांव के लास्ट में रहने वाले 2 बाप बेटों ने मारा है। मुझे दफनाने के बाद वो दोनों आए थे और उन्होंने काला जादू करके मुझे जिंदा कर दिया। वो तो उनके पास चाकू नहीं था, वरना वो मुझे काटने वाले थे। वो भी अपने घर के लिए निकल गए हैं। मैं बस किसी तरह मौका पाकर वहां से निकल आई हूँ। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी बचे गांव के लोग, उन सबके हाथ जो लगा वो उसे उठाकर उन बाप बेटे के घर पर पहुंच गए। पर ये क्या, वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। सभी लोग शमशान की तरफ निकल पड़े। सबके सब वहां पहुंचे ही थे कि सबने देखा वो दोनों बाप बेटे वहां किसी को लगातार ढूंढ रहे थे। इसके बाद सारे गांव वालों ने उनको जाकर इतना मारा कि उन दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लोगों ने पेट्रोल डालकर उन दोनों को वहां जला दिया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि घर जाकर उनका मकान भी जलाकर खाक कर दिया। इसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आखिर यही थी मेरी कहानी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, पर एक बात है, वो जो बाप बेटे का मकान था जहां पर वो रहते थे, उतनी जगह आज भी बंजर की बंजर ही है। यूं कह लीजिए कि उस जगह पर आज तक एक पौधा तक नहीं उगा है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी शिवम जोशी की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी में जरूर कुछ इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूं। पहली कहानी मेरे दोस्त शिवम के साथ हुई थी। उस दिन वो और मैं साथ में कॉलेज से घर जा रहे थे। उसने मुझे बाइक से मेरे घर पर छोड़ा और फिर अपने घर को निकल गया। दोस्तों, जब वो अपने घर जा रहा था तब दोपहर का समय था। ठीक उसी रास्ते में खेतों के बगल से एक रोड है। लोग बताते हैं कि उस रास्ते पर अक्सर रात को एक आदमी दिखाई देता है जो कि लोगों से अपने सर के बारे में पूछता है। तो ठीक मेरा दोस्त भी ये सारी बातें जानता था, इसीलिए वो वहां से जल्दी जल्दी जा रहा था। मालूम नहीं कैसे, पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खेत में जा गिरा। उसे तो पता भी नहीं था कि वो अचानक बेहोश हो गया। उसकी आंख शाम के 6 बजे के आसपास खुली। उसने देखा कि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। उसने तुरंत अपनी बाइक उठाई और वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर दोस्तों बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बताई। उसका भाई तुरंत वहां से उसे लेने के लिए निकल गया। दोस्तों, उसके भाई के वहां पहुंचने से पहले ही उसके सामने बहुत सारा धुआं आने लगा। उसे ठीक एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो ठीक उसके करीब आते आते इशारों इशारों में कुछ कह रहा था। मेरा दोस्त उस वक्त इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो उसके एकदम करीब आ गया और अचानक से रुक गया। मेरा दोस्त तुरंत होश में आ गया। ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने अपने वश में किया हो। वो तुरंत वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक मंदिर के पास पहुंचा। इसके 1 घंटे बाद उसका भाई उसे ढूंढते हुए उस मंदिर पर आया। तब जाकर उसने ये सारी बात बताई। हाँ, पर एक अच्छी बात तो यह है कि उस दिन के बाद से मेरे दोस्त के साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है। मैं त्रिपुरा से हूं। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूं वो सुनकर शायद आपको ये मनगढ़ंत स्टोरी लगे, लेकिन कहावत है जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। और ठीक जो मेरे साथ हुआ उसे शायद मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। दोस्तों, मैं एक PTS आर्मी हूं। सबकी तरह मुझे भी एक दिन अपने दोस्तों के साथ
BTS कॉन्सर्ट में अटेंड करने का ड्रीम था और वो सपना सच भी होने वाला था। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं तीसरी कक्षा में थी और उस वक्त मेरा लास्ट एग्जाम का टाइम था। ठीक उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। एग्जाम खत्म करके मैंने अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर निकल गई। हम सब ने सोचा कि आज साथ में चलते हैं। चलते चलते रोड में हमने थोड़ी बातचीत भी करी। फिर मैंने उनको अपने बर्थडे पर इनवाइट भी किया। घर के पास आकर सबने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घर चले गए। उस वक्त मुझे थोड़ी थकान फील हो रही थी। मैं तुरंत नहा धोकर चुपचाप सो गई। इसके बाद मैं 4 बजे उठी और डेकोरेशन में हेल्प कराने लगी। धीरे धीरे सारे गेस्ट हमारे घर आए और मैं भी रेडी होकर बैठ गई। सब लोगों के आने के बाद मैंने केक कट किया और सेलिब्रेट भी। मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हो गए थे। सब कुछ सही होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, पर इस बीच मेरे कुछ दोस्त रह गए और हम सब मिलके गिफ्ट खोलने लगे। मुझे सभी गिफ्ट अच्छे लगे। एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। जब मैंने इसे खोला तो मेरी आंखें भर आई। दोस्तों, उसमें BTS के कॉन्सर्ट का टिकट था। मैंने तुरंत उनको थैंक्स बोला और बाकी सारे गिफ्ट खोल दिए। उसी बीच मेरा एक दोस्त बोलने लगा, क्या तुझे वो डेयर याद है? मैंने कहा, कौन सा डेयर? मुझे याद आ गया था। मैंने उससे कहा, ठीक है, कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों के घर वालों ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को घर भेज दो। धीरे धीरे सब चले गए। मैं भी डिनर करके चुपचाप सो गई। इसके बाद आधी रात को उठकर अपना डेयर पूरा करने लगी। वो कोई ऐसा वैसा डेयर नहीं था। उसका नाम ब्लडी मैरी चैलेंज था। मैंने सारे रूल फॉलो किए, हाथ में कैंडल लिए और वॉशरूम में आकर उसका नाम लेके बुलाने लगी। बुलाने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर मैंने कैंडल को साइड रख के अपना मुंह वॉश करके बाहर निकल आई। उस वक्त रूम पूरा अंधेरे से भरा था क्योंकि लाइट बंद की हुई थी। मेरे रूम में ठीक एक मिरर है जो कि वॉशरूम से निकलने के बाद सामने दिखाई पड़ता है। तो ठीक मेरे वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद मुझे मेरे बेड तक जाते समय उसने क्लेंच किया। दोस्तों, इसके बाद जो देखा वो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल था। मेरी आंखें एकदम वाइट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंखों के साइड से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा हो। मैंने तुरंत वो कैंडल को फेंका और मेरी चीख निकल गई। मैं इतनी जोर से चीखी कि मेरे घर वाले डरते हुए मेरे रूम में आ गए। उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया। ये सब देखकर वो तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक तो मेरा खून एकदम ठंडा पड़ गया था। मुझे लगा मेरा कॉन्सर्ट टिकट भी अब वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए माँ ने इसे मेरे दोस्त को दे दिया। खैर 3 हफ्तों बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। घर आने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं हिम्मत से रहूंगी तो सब कुछ ठीक ही होगा। पर दोस्तों, वो अक्सर रात को मेरे सपनों में आती रहती और मुझे अपना शरीर उसे देने को बोलती। इवन सम टाइम तो वो मुझे अपने स्कूल के वॉशरूम में भी दिखाई देती है। नहीं मालूम ये मेरी गलती की सजा है या कुछ और, पर सच कहूं तो मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो बिल्कुल सच है। बाकी आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अनन्या की कहानी। हालांकि दोस्तों, इनकी कहानी पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा किसी के साथ हो सकता है या नहीं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं कर्नाटक से हूँ। मैं अभी 10वीं कक्षा पास कर चुका हूँ। अब मैं बेंगलुरु में पढ़ाई करता हूँ। मेरे साथ ये घटना 11th में घटी थी, जिसमें मैं और मेरे 2 दोस्त शामिल हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम संडे के दिन सब लोग जाकर पार्टी करेंगे। हम सब सोच ही रहे थे कि कहाँ पर जाए। वैसे मेरे दोस्तों का नाम पनव और हर्ष है। हम तीनों ने उस रात पार्टी का सारा सामान लिया, बस जगह डिसाइड करना बाकी था। उसी बीच मेरे एक दोस्त ने कहा कि वहाँ आगे एक नदी है, वहाँ पर चलते हैं। हम सब के सब तुरंत मान गए और ठीक जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे तो न जाने क्यों पर हमें कुछ अजीब सा फील हुआ, लाइक जैसे कोई हमारे पीछे से गुजरा हो। उस वक्त हमने सोचा कि शायद ये हमारा वहम होगा। हम चुपचाप उस पुल के साइड में जाकर बैठ गए। वहां पर बहुत ज्यादा घना एरिया था, मतलब एक तरह से झाड़ वगैरह थे। हम वहां पर एक नीम के झाड़ के नीचे बैठ गए और सारा सामान निकाल कर सामने रख दिया। इसी बीच
अचानक पनव को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसको कोई छेड़ कर गया। दोस्तों, वो थोड़ा सा कमजोर दिल वाला था। उसने कहा कि अरे भाई, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मुझे छू कर गया हो। हमने उससे कहा कि तेरा वहम होगा। ये सुनकर वो चुप हो गया। इसके बाद वो चुपचाप बैठ गया। पर दोस्तों, थोड़ी देर बाद हमें उस झाड़ के ऊपर से एक खून का छींटा नीचे गिरता हुआ दिखा। हम तीनों ने एक साथ ऊपर की ओर देखा। ऊपर देखते ही हम तीनों की रूह कांप गई। हमने पाया कि एक औरत, जिसकी आंखें एकदम खून से लाल और मुंह जैसे बीच में से काट दिया हो। हम तीनों की मानो एकदम हालत खराब हो गई। हमने सामान को ऐसे ही छोड़कर वहां से तेज भागना शुरू करा। हमने तुरंत अपनी साइकिल निकाली और आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें पीछे से आवाज आई कि कहाँ भाग रहे हो बच्चों। ये सुनने के बाद हम लोग इतना डर गए कि आपको बता नहीं सकते। पनव की हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि वो साइकिल चलाने के लायक भी नहीं था। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने उसको हैंडल किया और वहां से निकल गए। सच कहूं तो उस दिन के बाद आज भी वो कभी कभी हमारे सपनों में आती है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी साहिल की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, कब्रिस्तान वो जगह जहां जिंदगी और मौत एक साथ मिलती है, मगर इंसानी कौम में इसके नाम का खौफ इतना है कि इंसान अकेला कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरता है। दोस्तों, मैं शिवम इन बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। आखिरकार मरने के बाद कोई क्या ही कर लेगा। बस यही बात सोचकर मैंने एक घर खरीदा, जो कि मुझे काफी कम कीमत पर मिल रहा था। उस वक्त मुझे मेरे बजट के हिसाब से वो मुझे ठीक लगा और मैंने तुरंत खरीद लिया। वैसे भी दोस्तों, क्या हुआ अगर घर के पास कब्रिस्तान है। मैं अक्सर दिन भर ऑफिस में रहता और शाम को ही घर आता था। मैं एक शाम घर पर पहुंचा तो घर के बाहर ठीक कब्रिस्तान के पास मुझे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा दिखाई दिया। मैंने उसे राम राम काका कहा, पर दोस्तों उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप घर के दरवाजे तक पहुंचा। मन में ख्याल आया कि एक बार उसे पलट कर देखूं। मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी मुझे अजीब तरह से देख रहा था। शायद वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। दोस्तों, मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे तुरंत भागकर वापस आना पड़ा। मैंने पाया कि घर के अंदर अजीब सी सीलन की बदबू भरी थी। बाहर आकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा शायद घर की दीवारें अब पुरानी हो चुकी है। मैंने तुरंत एक पेंटर को बुलाया और दीवारें पेंट करने को कहा। वो उसी वक्त अपने काम में लग गया। पेंट करते वक्त उसने मुझसे पूछा कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हो। मैंने उससे कहा, हाँ मैं अकेला रहता हूँ। उसने तुरंत मुझसे पानी मांगा और मैं जब उसके लिए पानी लेकर वापस आया तब तक वो अपना सामान वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भाग रहा था। मैं ठीक उसके पीछे पीछे भागा। सोचा घर का कोई कीमती सामान लेकर न भागा हो। मैंने तुरंत उसे भागकर पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों भाग रहे थे। उसने मुझसे कांपते हुए इतना ही कहा कि साहब आप अकेले नहीं रहते, इस घर में और कोई भी रहता है। मैंने कहा क्या बकवास है, कौन रहता है यहाँ। उसने कहा वही जो इस वक्त आपके पीछे खड़ा है और हमारी बातें सुन रहा है। मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहां सिर्फ घर की पुरानी चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं जब तक पलटकर उस आदमी से सवाल करता कि वो अपना हाथ छुड़ाकर भाग चुका था। मैं सोच में पड़ गया कि न जाने इसने क्या देख लिया। इसके बाद मैंने खाना खाया और सोने चला गया। मुझे कुछ ही समय हुआ था, मेरी आंख लग गई थी कि अचानक एक आवाज से मेरी आंखें तुरंत खुली। वो आवाज दरवाजे से आ रही थी। मैं उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को अपने नाखून या किसी धारदार हथियार से बार बार कुरेद रहा हो। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला, लेकिन वो आवाज घर के मेन गेट से आ रही थी। मैं दबे कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ा। मैंने जैसे ही मेन गेट खोला तो आवाज एकदम बंद हो गई। उस बीच मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर के अंदर अभी अभी कोई भागकर घुसा हो। मुझे पूरे घर में उसके चहलकदमी की आवाज सुनाई थी। उसी बीच दरवाजे से आने वाली आवाज अब घर के अंदर से आ रही थी। मैं दौड़कर अंदर की तरफ भागा। अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। घर का पूरा सामान अचानक से बिखरा हुआ था। मेरे बेड की चादर खून से सनी हुई थी और नाइट लैंप जमीन पर पड़ा लुढ़क रहा था। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा सर्दी में पसीने से भीग चुका था।
उसी बीच मुझे किचन से एक आवाज आई। मैं भागकर किचन की तरफ गया। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, मेरी सांसें फूलने लगी। किचन में एक मुर्गी को अभी अभी किसी ने काट कर रखा था। मैं चुपचाप वही खड़ा रहा कि तभी उस सन्नाटे में एक धीमी सी मगर डरावनी आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मांस खाओगे सरकार? मैं तुरंत घबराकर वहां से अपने रूम की तरफ भागा। दीवार पर एक काली सी परछाई थी जो ठीक मेरे पीछे हाथ में चाकू लिए खड़ी थी। मैंने तुरंत रूम का दरवाजा बंद कर लिया और अपने बेड पर आकर बैठ गया। मुझे कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने ध्यान से देखा तो वहां एक काला साया था जो कि अपनी सुर्ख लाल आंखों से मुझे ही घूर रहा था। मैं एकदम सुन्न होकर बेड पर बैठा रहा। वो साया ठीक मेरे पास आकर बैठ गया और अपना एक हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन दबाने लगा। मैं उससे छूटने की कोशिश करता रहा। मैं चीखता रहा कि अचानक करीब रात के 3 बजे मैं पसीने में भीगा हुआ था। मैं अचानक से नींद से जागा था। मैंने देखा कि चारों तरफ सब कुछ शांत था। मैंने उठकर पानी पिया तो एहसास हुआ कि महज एक सपना देख रहा था। इसके बाद मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। आंखें खुली तो ऑफिस जाने के लिए मैं नाश्ता बनाने किचन में घुसा। दोस्तों, अंदर जाकर जो मैंने देखा, इसके बाद तो मेरी रगों में बहता खून मानो जैसे जम गया हो। सामने एक प्लेट में चिकन तैयार रखा था। मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता, तो आखिर ये बनाया किसने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत बिना नाश्ता किए ही घबराहट से घर से बाहर निकला। उस बीच मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, डर मत, तू जितना डरेगा वो तुझे उतना डराएगा। तू जितना कमजोर होगा वो तुझ पर उतना ही हावी होगा। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कि ये सब बोल रहा था। मुझे आज वो कुछ अजीब ही लग रहा था। मैंने उससे कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। मैं चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर जब मैंने खुद को इतने लोगों के बीच घिरा पाया तो यकीनन थोड़ा सुकून महसूस हुआ। काम करते करते मेरा मोबाइल बज उठा। मोबाइल देखा तो मेरे सिर पर बालों के बीच सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या रेंगने लगे। वो कॉल मेरे ही घर के फोन से था। मैंने कॉल उठाया तो आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने से कोई बोला, सरकार, इतने प्यार से चिकन बनाया था, आपने तो खाया ही नहीं, बेइज्जती कर दिए। खैर आइए। दोस्तों, मैं उससे पूछता कि तुम कौन हो, उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ होने के बाद भी मैं एक अजीब से खौफ से कांप रहा था। शाम के वक्त थोड़ी हिम्मत कर मैं घर की तरफ बढ़ा। उस वक्त बाहर वही बूढ़ा आदमी मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उस आदमी से कुछ नहीं कहा, बस घर का दरवाजा खोला। अंदर नजरें गई तो मेरी आंखें फैलती ही चली गई। घर की एक एक चीज टूटी हुई थी, पूरा घर बिखरा हुआ था। बस सुनाई दी तो एक आवाज जो कि उस बूढ़े आदमी की थी। वो अजीब तरह से हंसता हुआ कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। मैं तुरंत घर के अंदर गया और सारे कचरे को साफ करने लगा। मैं शायद खुद से हार गया था, लिहाजा मैं चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने गया। किचन में जाकर देखा तो प्लेट में रखा सुबह का चिकन अब कोयले की तरह काला हो चुका था। एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। मुझसे वहां खड़ा भी नहीं हुआ गया। मैं बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद इन आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार जैसे ही नींद लगी तो एहसास हुआ कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। मेरे मुंह में कुछ फंसा हुआ था। आंखें खोली तो मुंह के अंदर वही चिकन का टुकड़ा था। ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती मुझे वो खिला रहा हो। मैंने दोनों हाथों से खींचकर उसे बाहर निकाला कि तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, अरे हमरे हाथ का बना मांस नहीं खाओगे, बेइज्जती करते हो हमरी। अरे फेमस था हमारा मांस पूरे जैसलमेर में। हाँ दोस्तों, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकता था। मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा। न जाने भागते भागते कब मैं कब्रिस्तान के बीच पहुंच गया था, मुझे नहीं मालूम। चारों तरफ कब्र ही कब्र थी, कुछ बंद तो कुछ खुली। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक काला परिंदा आकर कब्रों पर बैठने लगा। उस वक्त ऐसी आवाजें आने लगी जैसे वो रो रहे हो। तभी उसी बीच मुझे कब्र के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। लगा जैसे कोई आदमी काम कर रहा हो। मैं ठीक इसी उम्मीद में उस कब्र की तरफ बढ़ा। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थी। सुनसान काला अंधेरा, चारों तरफ कब्र, जहां इंसानी जिंदगी का नामो निशान तक न था। ये खौफनाक मंजर अब मुझे मेरी जिंदगी से परे हर हकीकत पर विश्वास करने को मजबूर कर रहा था।
मैं ठीक जैसे ही उस कब्र के पास पहुंचा तो अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा कि जिंदा ही कब्र में लेटना चाहते हो सरकार। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और ठीक जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था वो कोई कब्र नहीं थी, बल्कि कब्रों को पानी देने का कब्रिस्तान का गहरा काला कुआं था। मैंने तुरंत उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हो रही सारी बातें बताई। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं बरसों से देख रहा हूँ यहाँ इस घर में कोई भी रहने आया है उसकी कब्र मैंने यही कब्रिस्तान में खोदी है। वैसे ये बिल्मा का घर था। बिल्मा पेशे से कसाई था, फेमस था पूरे जैसलमेर में, पर न जाने क्या हुआ उसका धंधा मंदा चलने लगा। लोगों को उसका चिकन पसंद नहीं आ रहा था। लोग उसके मुंह पर उसके बनाए खाने की बुराई करके चले जाते थे। बिल्मा का व्यवहार ये सब देखकर अजीब होने लगा। वो कई बार तो ग्राहकों से लड़ भी जाया करता था। इसी जद्दोजहद में एक दिन लटकाए लिए बिमला खुद को अपने ही घर में। बस तब से इस घर में कोई नहीं बस पाया। बिल्मा सबको मार देता है। दोस्तों, मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मुझे भी नहीं रहना, मैं कल ही इसे खाली कर दूंगा। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, भाग नहीं पाओगे सरकार, हमने भी भागने की कोशिश की थी, बस तो हम भी नहीं पाए। मैंने कहा, क्या मतलब इन सब का? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बाप थे हम बिल्मा के। एक रात हमें भी चिकन पसंद नहीं आया तो ठीक जिस चाकू से उसने चिकन काटा, बाद में उसी चाकू से हमारा गला काट दिया। मैंने कहा, क्या बकवास है ये, तुम तो जिंदा खड़े हो, और हाँ, जो कुछ भी हो मैं इस घर से जरूर जाऊंगा। मगर ठीक उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, राम नाम सत्य है। वो ठीक कब्रिस्तान के अंधेरे में आगे चलता ही चला गया और कहीं गुम हो गया। मैं डरा सहमा एक कब्र के पास बैठ गया। उस कब्र के चेहरे से मिट्टी हटी हुई थी। मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो कब्र किसी और की नहीं, उसी बूढ़े आदमी की थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने से गया है। मैं घबराकर घर की तरफ भागा। सुबह हो चुकी थी। मैंने सामान उठाकर तुरंत घर खाली करने का सोचा। मैं तुरंत सामान लाने के लिए बेडरूम की तरफ भागा। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो मेरे सारे भ्रम मिट गए थे। दरवाजे के पास मेरी ही लाश पड़ी थी। मैंने कल रात को ही सदमे में दम तोड़ दिया था। अब मैं ठीक यहाँ कब्रिस्तान में अपनी ही कब्र खोद रहा हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो इस घर में आएगा और उसकी भी कब्र यही खोदी जाएगी। तो क्या आप आना चाहते हैं इस कब्रिस्तान में? तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है इसमें रियल जैसा तो कुछ भी नहीं था, मगर दोस्तों हाँ, आपको इसे सुनकर मजा जरूर आया होगा। बाकी दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना के चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं 7th क्लास में थी तो ठीक मेरे स्कूल के पीछे 2 कमरे थे जो कि कभी नहीं खुलते थे। वहां हमेशा ताला ही लगा रहता था। ठीक वहीं पर हमारा वॉशरूम भी था। तो मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि यार तू चल तो सही। उसने मना कर दिया, पर मैं अकेले ही चली गई। तो ठीक वॉशरूम के सामने जो कमरा था उसकी खिड़की जस्ट सामने थी। वो अक्सर हमेशा खुली रहती थी। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। मैं ठीक उस कमरे के पास गई तो मैंने वहां एक लड़की को खड़ा पाया। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर जब मैंने स्कूल वालों से कहा तो पता चला कि आज से 45 साल पहले एक लड़की की यहाँ मौत हो गई थी। वैसे मेरा नाम पूजा है और मेरे पास इसी तरह की कई कहानियां हैं जो कि मैं इस कहानी के आने के बाद बताऊंगी। बस इतना ही था ये किस्सा। तो दोस्तों, ये थी पूजा की छोटी सी कहानी। हमें इंतजार रहेगा इनकी भेजी हुई बड़ी कहानियों का। बाकी दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियां अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि मैं आपको मिलता रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।